हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस अनन्या के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार आपको इस परिस्थितियों में समझाने और पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विषम परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें हर व्यक्ति जहाँ का तहाँ ठप्प पड़ा हुआ, लेकिन अनन्या कि इस ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को जोड़ने का प्रयास है, सक्रिय करने का प्रयास है कि आप एक्टिव रहें जहाँ भी रहें। और इन फ्यूचर में जब कोई भी परीक्षा निकट आए, जैसे टेट की, सुपर टेट की, वो आप तुरंत हमसे जुड़ जाएं, अथवा टीजीटी, यूजीसी, कुछ भी, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी की भी परीक्षा आए, आप आसानी से पढ़ जाएं। तो अभी मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस के माध्यम से आधुनिक भारत की एक झलक दिखाई थी कि यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ आकर किस प्रकार भारत पर कब्जा करती हैं, और कब्जा करने के क्रम में एक छोटी सी बात मैंने उसमें शेयर की थी कि किस प्रकार पुर्तगाली आए, कैसे उन्होंने हमारे सेक्टर्स पर कब्जा किया, फिर उसी सीक्वेंस में अंग्रेज़ों ने आकर भारत में विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई जीतकर उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया। साथ ही साथ भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सहायक संधि पर विवश किया। सहायक संधि मैंने नाम लिया, लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है, जिसे इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राजाओं के जो आंतरिक मामले हैं उनमें भी हस्तक्षेप शुरू किया। वैसे ऑलमोस्ट दिखाने के लिए बाह्य मामले की बात थी, लेकिन वो अगर उनके यहाँ अपने सेनाएं रख लेते थे, उन्हीं के खर्च पर अपनी सेनाएं रख लेते थे, तो धीरे धीरे भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले पूरी तरीके उनके कंट्रोल में आ गए। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1 बाय 1 करके हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। एक के बाद एक क्षेत्रीय शक्तियाँ उन्हें परास्त होने लगी। जहाँ नहीं परास्त हुई या अंग्रेज नहीं चाहे उनका मुखौटा बनाए रखने के लिए हरा तो दिया, लेकिन अपने अंडर में रखा और शासन उन्हीं को करने दिया। ऐसी भारत में ढेर सारी रियासतें हैं, ठीक है। तो ये मैं ये समझाना चाह रहा था कि 1757 से लेकर 1857 के बीच अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ साथ अपनी ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका विकास होगा और भारतीयों का शोषण होगा। यह शोषण लगातार बढ़ता गया और एक प्राकृतिक नियम है कि अति सदा वर्जते। यदि किसी बात में अति हो गई तो वह गलत होती, उसके विरुद्ध रिएक्शन होता। ऐसा ही कुछ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ। अंग्रेजी शासन ने लगातार भारतीयों को टॉर्चर किया, शोषण किया, लूटा, एक तरीके से उनके सारे सिस्टम को इंटरनल कैप्चर करने का प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया। अंततः भारतीयों ने खींचकर रिएक्ट शुरू किया और वही रिएक्शन एक ब्रॉड रूप में आता है जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्षों के संघर्ष, ये संघर्ष शब्द नहीं है, 100 वर्षों के शोषण ले लो, संघर्ष तो खैर चल ही रहा था। 100 वर्षों के शोषण के विरुद्ध आवाज थी, ठीक है। अब मैं 100 वर्ष इसे कैसे प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि देखिए प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने 1757 में जीती और ये रिएक्शन, बड़ा रिएक्शन 1857 एडी में हुआ। तो 100 वर्षों के शोषण का परिणाम था। और जब मैं इस शोषण की बात करता हूं तो इस क्रांति की बात करता हूं तो यह शोषण ब्रॉड रूप में दिखाई देता, ठीक है। तो अब हम क्रांति का मूल कारण मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्रांति का मूल कारण या कारण शब्द लो, कारण से तुम्हें और आसानी समझ में आ जाएगा। कारण, तो कारण को 2 आधार पर बांट लो और आसानी से समझोगे। मूल कारण और तत्कालिक कारण, करंट रीजन।
अब देखो, दिमाग में निश्चित चीजें आती हैं कि वह मूल कारण कौन कौन से थे। तो पहले मूल कारण को देख लो, फिर हम तुम्हें तत्कालिक कारण की बात समझा देंगे, जिससे कभी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। माने अगर इसको कायदे से तुम लोगों ने समझ लिया, भाई आप सभी लोग अगर इसको बढ़िया से सॉल्व कर लिए तो कभी भी गलतियां नहीं करोगे, है ना। तो क्योंकि छात्र लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। आइए मूल कारण पे जब हम लेके चलते हैं बच्चा आप लोगों के लिए, तो सबसे प्रमुख मूल कारण राजनीतिक है, क्योंकि भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक एवं प्रशासनिक, ये सारे के सारे रीजन हैं जो भारतीयों को लगातार परेशान कर रहे थे। कहते हैं राइटर्स कि अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण के 100 वर्षों के विरुद्ध ये आवाज थी, अर्थात 100 वर्षों के बारूद का ढेर इकट्ठा था और चर्बयुक्त कारतूसों ने माचिस की तीली का काम किया, जिन्होंने जला दिया उस आग को जो दबी हुई पड़ी थी, आवाज दे दिया। आइए तत्कालिक कारण वह चर्बयुक्त कारतूस जो बनता है, जिसे कहते हैं माचिस, का काम किया। तो यह गाय एवं सुअर की चर्बी से बने कारतूस, यह मूल कारण था। ये सारे के सारे रीजनों ने मिलकर भारतीयों को विवश किया और जिसके विरुद्ध एक बड़ी आवाज आई क्रांति के रूप में। तो ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए। अब आइए मैं बताता हूं कि गाय एवं सुअर की चर्बी के विरुद्ध पहली बड़ी घटना कहां हुई, उसके पश्चात एक क्रांति कहां से हुई। ठीक है, तो अब अगले चरण में हम चलते हैं। क्रांति सामान्य नहीं होती, क्रांति बदलाव के लिए होती है और यह अथक पीड़ा, ऐसी पीड़ा माने जो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, जिसके विरुद्ध जनता की आवाज आती है बाहर। ठीक है, तो ये क्रांति छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि क्रांति में व्यक्ति बदलाव का प्रयास करता है और यह बदलाव मरने जीने से नहीं बचता, जो होना है वो हो, हम जीवित रहें अथवा मारे जाएं। ठीक है, तो आइए प्रथम घटना हम इसे किसे कहेंगे, है ना, या इसको यूं भी चर्बी युक्त कारतूस के विरुद्ध, चर्बीयुक्त कारतूस के विरुद्ध प्रथम घटना। ठीक है, ये जो पहली घटना है ये 29 मार्च को घटती है। पहली घटना 29 मार्च को घटती है और वो भी पश्चिम बंगाल क्षेत्र के बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां हुआ क्या, यहां तैनात थी 34वीं बटालियन। 34वीं बटालियन बटालियन के भारतीय सिपाही, भारतीय सिपाही मंगल पांडे
34वीं बटालियन के भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 एडी को विद्रोह करते हुए मेजर ह्यूसन एवं कर्नल बाख को गोली एवं तलवार से घायल कर दिया। इसमें ह्यूसन की मृत्यु तो नहीं हुई, कर्नल बाख की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो समझिए बात को। चर्बित कारतूसों के विरुद्ध इतनी बड़ी आवाज थी कि अब हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्राउन बैस गन की जगह एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना शुरू किया, और एनफील्ड राइफलों में लगने वाली जो बुलेट होती, जिसे गोली कहते हो, उसके जो रैपर को काटना होता था, वो स्वयं उसके पिन को निकालने के लिए स्वयं दांत लगाना पड़ता था और दांत से खींचना पड़ता था। जैसे जैसे भारतीय सैनिकों को इसकी जानकारी हुई कि यह इसको बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है, वैसे वैसे उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई और ये कहते रहे कि भाई इससे हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है सरकार, जानबूझकर ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रही है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। तो उसमें सेना में रहने वाला भारतीय, ब्रिटिश सेना में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जो है मुस्लिम हो, सब के सब नाराज हो गए। और नाराज तो सब थे लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। आवाज उठाने वाले मंगल पांडे, अब इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, मैं इनकी बात करना चाहूंगा कि मंगल पांडे का मूल निवास स्थान कहाँ था। मूल निवास स्थान जब भी पूछेगा आपके लेवल पर आ सकता है बलिया, यूपी। मंगल पांडे बलिया वीरों की धरती, जहां पर मंगल पांडे ने जन्म लिया, है ना। इन्होंने 29 मार्च को आवाज उठाई, विद्रोह किया और अंततः इन्हें गिरफ्तार करके इनको 8 मार्च को फांसी दे दी गई खुले मैदान में, है ना। इन्हें देखिए, कुछ किताबें 9 मार्च कहती हैं, कुछ 8 मार्च कहती हैं। तो 8 एवं 9 दोनों ही लेके आप चलेंगे। वैसे कभी एक साथ दोनों नहीं आएगा, परेशान ना होइए एग्जाम में, कभी नहीं, या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा। अगर दोनों आ गया इन केस तो आपको आंसर 9 देना होगा। ठीक है, 8 या 9 मार्च 1857 एडी 1857 एडी को खुले मैदान में फांसी दे दी, फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये पहली घटना थी। अंग्रेजों ने आवाज बंद करने का प्रयास किया, टेरर पैदा करने का प्रयास किया कि यदि कोई मेरे विरुद्ध आवाज उठाया तो हम उसे क्या करेंगे, उसे इस प्रकार खत्म कर देंगे जिससे कोई आवाज ना उठा पाए। लेकिन मैं जानकारी आप लोगों को मित्रों देना चाहता हूं कि आवाज, आक्रोश को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, वो निकल के रहेगा। इसीलिए कभी भी जनता की आवाज को पूर्णतः दबाया नहीं जाना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल मैं यहां आपको देने जा रहा हूं कि एक आवाज को तो दबा दिया अंग्रेजों ने, जब बड़ी संख्या में लगभग 1000 के आसपास लोग, 1000 से 1200 के आसपास लोगों ने जब एक साथ रिएक्ट किया तो फिर उसे कोई दबा नहीं पाया, बल्कि उन्होंने सरकार के परछक्के उड़ा दिए। भले ही तो मैंने उस प्रकार में जो परकच्छे उड़ाए गए, भले ही उनको भारतीयों का समर्थन कम मिला, लेकिन अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है। देखो, क्वेश्चन आता है कि चर्बीयुक्त कारतूस के विरुद्ध प्रथम घटना कहां हुई, तो आपका आंसर होगा
पश्चिम बंगाल बैरकपुर में हुई। कहां हुई, किस बटालियन में, 34वीं बटालियन। एग्जाम व्यू से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके लिए है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए 1857 के क्रांति का प्रारंभ अगर कहा जाए तो यह 10 मई को क्रांति का प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो आपका आंसर सीधा होगा 10 मई 1857। स्थान अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मेरठ, यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश में इसके विरुद्ध आवाज उठी और इसके नेतृत्वकर्ता पूछ लिया गया आपसे, किसने शुरू किया था, नेतृत्व किसने किया। तो जब ये शुरुआत हुई तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, है ना, इसी को जफर नाम से पुकारा जाता था। तो इसी को नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारियों ने बना दिया था। ठीक है, अब विद्रोह हुआ कहां से, अब इसको देखो। मेरठ छावनी, छावनी माने कैंट एरिया, मेरठ छावनी में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 सिपाही सर्वप्रथम 27 अप्रैल 1857 को विद्रोह किए। ठीक है, क्रांति का प्रारंभ 10 मई को हो गया। अब इस घटना का सीक्वेंस मैं आपसे जोड़ता हूं, ध्यान से सुनो कि भाई दरअसल हुआ ये कि मेरठ उस समय के भारत की सबसे बड़ी कैंट एरिया थी जहां सर्वाधिक भारतीय सैनिक रहते थे, है ना। अब वहां पर अंग्रेजों ने भी आवाज दबाने का खेला शुरू किया। जैसे ही भारतीय सैनिकों ने अच्छे खाने, अच्छे व्यवहार की आवाज उठाई तो उसको अंग्रेजों ने दबाना शुरू किया। फिर भारतीयों ने आवाज उठाई कि भाई चर्बी युक्त कारतूस सब नहीं लेंगे और नैतिक विरोध उन्होंने शुरू कर दिया। कहते हैं 23 से 27 अप्रैल के बीच भारतीयों ने काम पर जाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक ब्रिटिश सैनिकों की भांति हमें सम्मान नहीं मिलेगा तब तक अब हम काम पर नहीं जाएंगे। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, बस उन्होंने कह दिया कि हम काम पर नहीं जाए। जैसे कहते हैं सत्याग्रह करना, नैतिक मोरल प्रेशर बनाना। ठीक है, तो इस मोरल प्रेशर के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सबको गिरफ्तार कर लिया, 90 के 90 भारतीय सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, सेना से बर्खास्त कर दिया। कुछ को आजीवन कारावास, कुछ को मृत्युदंड और कुछ को पद से बर्खास्त करते हुए उन्हें सेवा से निकाल दिया गया, कुछ को छोटी छोटी सजाएं दी गई। तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन था। ये घटना लगभग 9 मई की है जब सबको बर्खास्त टर्मिनेट कर दिया गया। ये बात पूरी मेरठ कैंट एरिया में फैल गई बड़ी तेजी से कि हमारे चुन चुन के भारतीय सैनिकों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। अब इन फ्यूचर है कि अब हमारा नंबर आ जाए, हमारे विरुद्ध भी ऐसा हो सकता। तो सब ने मिलकर एकजुट होकर के आवाज उठा दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 10 मई 1857 एडी को भारतीय सैनिकों ने एक साथ लगभग 1000 से 1200 की संख्या में शाम को उन्होंने एक साथ विद्रोह कर दिया और सबसे पहले हथियार लूटा बैरक में रखे हुए, उसके पश्चात अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ा लिया जिन्हें बैरकों में रखा गया था, किसी को फांसी देने के लिए, किसी को बड़ी सजा देने के लिए रखा गया था, सबको छुड़ा लिया जेल तोड़कर। उसके पश्चात जो भी उन्हें रोकने आया सबकी एक एक करके हत्या करना शुरू कर दिए, यहां तक कि वहां का कर्नल फिनिस नाम ही था, उसको भी तलवार से काट डाला, माने मार डाला। कर्नल फिलिस की कहानी फिनिश कर दिया। ठीक है, और वहां भारतीय सैनिकों ने अपना एकजुट बनाया और वहां रुके नहीं, हथियारों के साथ
उन्होंने गिरफ्तार साथियों को छुड़ाकर मेरठ से दिल्ली पैदल चल पड़े, भागते हुए। लगभग मेरठ से दिल्ली 65 किलोमीटर की दूरी भारतीय सैनिकों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने रातों रात तय करते हुए 11 मई की भोर में दिल्ली पहुंच गए। लाल किले में तैनात जनरल विलोवी, माने जो ब्रिटिश सेना का कमांडर था, जो दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा कर रहा था, वहां पर सैनिकों ने धावा बोलकर उसे परास्त कर मार डाला और लाल किले पर कब्जा करके मुगल बादशाह का झंडा फहरा दिया। किले में मौजूद 81 साल का वृद्ध सम्राट, 81 से 82, कुछ किताबें 81 कहती, कुछ 82 कहती है, वृद्ध सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और उसके पश्चात उनका सैनिक जनरल बख्श खान ने वहां कमांडिंग की। अब तत्पश्चात पूरे दिल्ली के इलाके पर भारतीयों का कब्जा हो गया, लाल किले में मुगल बादशाह फहराने लगा। इसी को क्रांति का दर्जा दिया जाता है। इसके पश्चात भारतीयों में जो जहां पीड़ित था, जिसकी सत्ता जहां छीनी गई, जिसका राज्य छीना गया था, उसके पश्चात भारतीयों ने 1 बाय 1 यूनिटी बनाते हुए विद्रोह का जो है बिगुल बजा दिया। क्रांति की शुरुआत 10 मई से हो गई, लेकिन ओवरऑल उत्तर भारत में इसे फैलने में लगभग 1 माह का समय लगा, जब कानपुर से विशिष्ट मराठा सरदार नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदूपंत था, नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। नाना साहब ने क्या किया, ग्वालियर और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का साथ जोड़ा। इधर लखनऊ में बेगम हजरत महल से उन्होंने साथ जोड़ा। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि पूरा उत्तर भारत की बेल्ट क्रांति की चपेट में आ गई। तो ये आपको मैं एक मैपिंग के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके से नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया गया और पूरी तरीके से अंग्रेज अनियंत्रित स्थिति में अपने आप को पाया। लग रहा था कि मानो अति शीघ्र भारतीय तूफान अंग्रेजों को उड़ा ले जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल उस अवसर पर हम सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए उसका भी मैं कारण बताऊंगा। पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, सफल तो बहुत कुछ हुआ, है ना, पूर्णतः सफल नहीं। तो मैं आपको एक सामान्य मैप के जरिए बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये विंध्य पर्वतमाला है, यह बेल्ट देखो, ये लगभग दिल्ली से लेता हुआ ये पूरा का पूरा बेल्ट बिहार तक क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित था। इसका मूल कारण मैं आपको बताऊं, इसका मूल कारण कानपुर के नाना साहब थे मराठा, लेकिन इनको अंग्रेजों ने यहीं पर भगा करके यहीं छोड़ दिया था। नाना साहब, इनका मूल नाम था धोंदूपंत। इनका मुख्य सहयोगी तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता, ठीक है। और इधर अब थोड़ा सा यहाँ जगह की कमी है, तो मैं इधर आपको लेके आता हूँ। यही कानपुर से लगा ये झांसी ग्वालियर। आइए, ग्वालियर एवं झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक, ये लखनऊ, बेगम हजरत महल, इनकी भी सत्ता छीन ली थी डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति से। हजरत महल, ठीक है। तो इन तीनों का टाई अप हुआ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ। इधर ये आज पहुंची बिहार, आरा भी पहुंची, आरा बिहार। यहां कौन थे? कुंवर सिंह, आरा के जमींदार कुंवर सिंह, है ना। तो यहां इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो लगभग ये जोन
जबरदस्त रूप से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और एक के बाद एक कानपुर निकल गया अंग्रेजों के हाथ से, लगभग झांसी निकल चुका था, लेकिन विद्रोही सरदार सिंधिया जैसे न जाने कितने भारतीय राजा थे जो उस समय ऑन ड्यूटी, जहां अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सत्ता करने के लिए अनुमति दे दी थी, अंग्रेजों के सहयोग से जो राजा बने हुए थे, सिंधिया जैसे न जाने हजारों भारतीय राजा खुद ही अंग्रेजों के साथ मिल गए और इन क्रांतिकारियों को पकड़कर मारना शुरू किया। क्रांति में जितने भी सम्मिलित लोग थे उनकी कहीं ना कहीं सत्ता छीनी गई थी, लेकिन उनके साथ तटस्थ राजा नहीं बने। जो ऑन ड्यूटी राजा थे वो लोग उनके साथ तटस्थ होते तो भी ये बहुत बड़ा काम कर देते, बल्कि उनके अगेंस्ट जाकर अंग्रेजों के साथ मिले और अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्हीं क्रांतिकारियों को मारने में सहयोग किया अंग्रेजों का। इसीलिए विद्रोह को जब अंग्रेजों ने किसी तरीके कंट्रोल किया, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ग्वालियर के सिंधिया को मैसेज भिजवाया कि अंग्रेज बहुत कृतज्ञ है, अगर इस विद्रोह की आंधी में सिंधिया भी विद्रोही हो जाता तो हमें कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। ये स्टेटमेंट, इसके अलावा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग, माने लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट यह है कि इस क्रांति की आंधी में भारतीय राजाओं ने तरंग रोधक का काम किया। तरंग अवरोधक या रोधक, जो तूफान चला था भारतीय राजाओं ने रोका। तो इस प्रकार से हमारे दुश्मन हम स्वयं भारतीय थे, अन्यथा अंग्रेजों का एक काम तमाम हो जाता अंग्रेजों का 1857 में, और लगभग साल भर अंग्रेजों की सत्ता इन सब इलाकों से गायब थी। भारतीयों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो ये भी आपको जानना होगा। ब्रिटिश वायसराय, अभी वायसराय इसके बाद गवर्नर जनरल ही था अभी पद, वायसराय इसी क्रांति के बाद हो जाता। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। अगर और थोड़ी जानकारी चाह रहे हो तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी इस समय मैं बता दे रहा हूं। ब्रिटिश पीएम कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट से जुड़ा हुआ लॉर्ड पाल्मर्स्टन। ठीक है, तो ये क्रांति का परिदृश्य है। इसके पश्चात क्रांति देखते देखते लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई, पंजाब में फैल गई, है ना। ग्वालियर के साथ साथ एमपी के जो है अन्य इलाकों जैसे मंदसौर वगैरह पहुंच गए शाहजादा हुमायूं के नेतृत्व में। फिर इधर यूपी में, बरेली में, फर्रुखाबाद में, है ना, बदायूं में, हर जगह फैल गई। फैजाबाद जिसे अयोध्या कहते, अयोध्या में भी मौलाना अहमदुल्लाह के नेतृत्व में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। मौलाना अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिया कि अंग्रेज उस समय 1857 के जमाने में उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी 1857 में। समझिए जरा, उस समय का 50,000 आज की क्या कीमत होगा, माने कितनी वैल्यू थी। अंग्रेजों में दहशत थी, माने अंग्रेजों के दिमाग में कितना बड़ा खौफ था उनका। नाना साहब जैसे लोगों का खौफ था, बेगम हजरत महल का खौफ था, महारानी लक्ष्मीबाई का खौफ था। महारानी लक्ष्मीबाई के खौफ की बात करूं, महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में परास्त करने वाला सिंधिया के धोखे से जनरल ह्यूरोज ने जब महारानी लक्ष्मीबाई के डेड बॉडी पड़ी थी वीरांगना की मृत्यु होने पर, तो जनरल ह्यूरोज ने स्वयं कहा कि यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह स्टेटमेंट ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज का है, जिसने भारतीय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा तो यहां तक जाता है कि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उन्होंने पीठ से बांधकर फिर घोड़े पे सवारी की थी और उसके पश्चात उन्होंने न जाने कितने अंग्रेजों की लाशें बिछा दी। तत्पश्चात वो घिर गई, अंततः तब उनकी मृत्यु हुई और ये अंग्रेजों को भी दहशत में डाल दिया। और ये वीरता के शब्द, अंग्रेज वीरता के शब्द भारतीयों के लिए प्रयोग करें तो अंडरस्टूड है, आप समझ जाए कितनी बड़ी वीरांगना नहीं रही होंगी।
है ना। तो इस प्रकार से पूरा क्रांति हमारा भव्यतम सिस्टम है। अब इसके कथन और कारण के क्वेश्चन आप जैसे परीक्षाओं में नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन कहाँ से कैसे किया है, तो 1 by 1 सब आप समझते चले जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।